खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सब इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाजरीन, आज की अहम तरीन नशियात में जहां बात सीधे श्रीनगर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल रात देर गई जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है उस पर आपको आगाही दिलाएंगे। उसके बाद आपको लद्दाख भी लिए चलेंगे कि लद्दाख के अंदर कल वजीर दिफा थे, लेकिन वजीर दिफा के साथ मुलाकात करने वालों ने किन मुद्दों और किन मसाइल पर गुफ्तगू की है उस पर बात करेंगे। कुछ और मौज़ूआत और मामलात रहेंगे, और 9 बजे आपको वो प्रोग्राम भी दिखाएंगे जिसमें वजीर आज़म खुसूसी खिताब करने जा रही है। थोड़ी देर पहले वजीर आज़म के ट्विटर पर इस बात की भी इतला दी गई कि अहम तरीन बयान जो है वजीर आज़म की तरफ से बयान जारी किया जाएगा 9 बजे के आसपास। जो ही वो बयान आएगा वो भी आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे, क्योंकि सलाम जेके की ट्रांसमिशन जो शुरू हुई है ये सुबह 10 बजे तक, यानी अब से लेकर 10 बजे तक चलेगी, और 10 बजे तक हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर कराएंगे। आपको इस उम्मीद के साथ कि टीवी के साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप भी और दुनिया भर के लोग भी खबरों से बाखबर रह सकिए। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से। सबसे पहले आपको बताते हैं माजी में आज का दिन क्या कुछ कह रहा है और क्या कुछ सबक पढ़ा रहा है, और ये बताने के लिए मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है आसिफ रशीद। बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ में आसिफ रशीद। आगाज करते हैं, और सबसे पहले नजर आज के दिन पर, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास क्या कुछ है। 19 नवंबर की तारीख है आज, और 1469 में आज ही के दिन सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव तुलवंडी में पैदा हुए, जिसे अब आपको पंजाब के अंदर ये गांव है, और ननकाना साहब के नाम से अब इस गांव को जाना जाता है, यानी आज प्रकाश उत्सव भी है। 1919 में मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की पैदाइश हुई, आज ही का दिन था। 1995 का साल इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर, जहां पर इजिप्ट यानी मिस्र का सिफारत खाना निशाने पर था और खुदकुश बम धमाका हुआ। 16 अफराद आज ही के दिन हलाक हुए थे 1995 में इस्लामाबाद में मिस्र के सिफारत खाने पर हुए हमले में। इसके अलावा 1933 में स्पेन में खवातीन को वोटिंग का आज ही के दिन हक दिया गया। रायदही के इस्तेमाल का हक आज के दिन उन्हें मिला। अदालतों के चक्कर काटने के तकरीबन 17 बरस के बाद बिलाखिर फैसला उनके हक में आया था। 1824 में आज ही के दिन रूसी शहर सेंट पीटरबर्ग में सैलाब के बायस 10,000 अफराद इस दुनिया से चल बसे थे, और 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। सूरत हाल इतनी खराब हो गई थी। 1926 में आज ही के दिन पैरामाउंट थिएटर न्यूयॉर्क के अंदर पहला डिजिटल थिएटर दुनिया भर के अंदर कहीं पर कायम हुआ था। तो 19 नवंबर 1926 को आज ही के दिन पैरामाउंट थिएटर के अंदर, पैरामाउंट शहर के अंदर ओपन हुआ था। लेकिन खास बात यह, आज जहां पर मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म का आज यौम पैदाइश है, इंदिरा गांधी को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के बुरी सदर सोनिया गांधी समेत तमाम जो इस वक्त शख्सियात हैं, मुल्क की अहम सियासी शख्सियात की तरफ से इस वक्त सोशल मीडिया पर भी उन्हें याद किया जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आज प्रकाश उत्सव भी है, 552वीं जयंती है आज, यानी प्रकाश उत्सव गुरु नानक देव की यौम पैदाइश। और इस सिलसिले में तकारीब मुल्क भर के साथ साथ दुनिया भर के मुख्तलिफ मकामात पर भी हो रही है। और इस बीच सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव का यौम पैदाइश है, और सबसे अहम तकरीब जो है इस बार सबकी नजरें वो करतारपुर में है। प्रकाश उत्सव पर सबसे बड़ी तकरीब 17 से 26 तक चल रही है यहाँ पर। और 1469 में सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव तुलवंडी में पैदा हुए, जैसा आगाज में मैंने बताया कि आज के दिन उनकी पैदाइश हुई, और अब उस गांव को ननकाना साहब कहते हैं जो पाकिस्तान में आता है। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म, सदर हिंद, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत तमाम शख्सियात की तरफ से आज प्रकाश उत्सव के मौके पर सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला शुरू हो गया है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा जम्मू कश्मीर की खबरों की करते हैं, और बात जरा श्रीनगर की करते हैं कि श्रीनगर के अंदर हैदरपोरा झड़प के बाद जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही थी, एहतजाज हो रहे थे, और एहतजाजों के बीच हुकूमती सतह पर तहकीकात कराने की बात सामने रखी गई। वहीं पर रात देर गए
हैदरपुरा एनकाउंटर मामले में हुकूमत ने मुकर्ररा मुद्दत में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी को मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया है और रिपोर्ट मिलते ही हुकूमत मुनासिब कार्रवाई करेगी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से वजाहत कर दी गई है। लेकिन रात देर गई की जो बड़ी खबर है वो ये थी कि इंतजामिया ने मासूम शहरियों की जिंदगी के तहफ्फुज के लिए पुरअज़म है। एलजी ने दोबारा ये बात बताई, लेकिन तहकीकात कब मुकम्मल होगी, कैसे मुकम्मल होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हैदरपुरा वाकये में जान बाग दोनों शहरियों की लाशें कब्र से वापस निकाली गई, यानी जो कब्र कुशाई के बाद लवाहिकीन के हवाले लाशें की गई। और ये तस्वीरें जनाब अहली खाना की है उस वक्त जब रात देर गए हंदवारा तहसीलदार हंदवारा की निगरानी में डॉक्टरों की टीम की मौजूदगी में कब्र कुशाई का अमल इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके बाद दोनों नौजवानों की लाश वहां से निकाली गई और लवाहिकीन के हवाले तमाम तर जो जरूरी लवाजमात पूरा करने थे वो करने के बाद दे दी गई। और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी हिसार के बीच उन्हें श्रीनगर के अंदर सुपुर्दे लहद बाद में कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे वाकये के बीच जिस तरीके से आपको याद होगा कि श्रीनगर का प्रेस कॉलोनी रात देर गए तक का एहतजाज, उसके बाद लगातार जो एहतजाजों का सिलसिला जारी रहा, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने एहतजाज किया, इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बड़ी बात करते हुए तहकीकात का हुक्म दिया। तहकीकात को लेकर तरह तरह के सवाल वो अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल हैदरपुरा वाक़ा में जान बैग दोनों शहरियों की कब्र कुशाई के बाद लवाहिकीन के हवाले लाशें कर दी गई और रात देर गए उन्हें श्रीनगर के आबाई कब्रिस्तानों के अंदर सुपुर्दे लहद किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, गमनाक मनाजिर आपके सामने है और इस पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे कि किस तरीके का माहौल रहा है, क्योंकि दोनों लाशें निकाली गई, हैंड ओवर हुई है। अल्ताफ भट्ट, मोहम्मद अल्ताफ भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिसे हैदरपुरा एनकाउंटर में एक को मावनतकार के तौर पर कहा गया था, एक को कहा गया था कि बिल्डिंग के मालिक है, लेकिन दोनों मारे गए थे। लेकिन अब इंक्वायरी उसमें ऑर्डर कर दी गई है, 15 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी को मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया है और इंक्वायरी ऑफिसर ने 10 दिन के अंदर अंदर सभी लोगों से कहा है कि वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो इसके अपॉइंट किए गए हैं वो जनाब उनके दफ्तर के साथ राब्ता करें, अपने बयानात कलमबंद करवाएं और 10 के बाद 5 दिन उन्होंने और लिया उसको कंपाइल करने में, ताकि 15 दिन के अंदर अंदर एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपी जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट पर अमल दरामद की यकीन दहानी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से कर दी गई है। जहां एक तरफ से यह मामला सामने आया, वहीं पर बात कल सामने आई कि डीजीपी दिलबाग सिंह साहब की भी अहल खाना के मुतालबात पर गौर कर रहे हैं। ये तो पहले उन्होंने कहा था और अगर कुछ गलत हुआ है तो इसको सही किया जाएगा, यानी सही इस्लाह के लिए भी तैयार है। डीजीपी की तरफ से ये इशारा कल जरूर दिया गया, तो इसमें काफी कुछ रूम जो है वो अब खुल रहा है और तहकीकात का हुक्म देने पर एलजी का शुक्रिया अदा करता हूं। ये अब्दुल मजीद भट्ट है जिनका ये बयान सामने आया है, जो अल्ताफ भट्ट के बरादर है। उनका मानना है कि ठीक है जी, तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन हमारा बड़ा मुतालबा यही था कि लाशें वापस मिले, वो मिल गई है। अब शफाफ तरीके से तहकीकात हो, लेकिन जो एग्रीमेंट्स हुए थे लोगों के दरमियान वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा। तो इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे कि रात देर गए क्या कुछ हुआ है और आज क्या कुछ सूरत हाल है इस पर, चूंकि आज जुमा है और पेश नजर सिक्योरिटी हिसार को मजीद सख्त करने की बातें भी कही जा रही है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ सईद तजम्मुल इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल दिन में ही इस बात का तो इशारा मिल रहा था कि शाम होते होते मामला जो है वो कुछ और रुख लेगा और कल रात देर गए हमने ये देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब पूरी इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए उसके बाद तहसीलदार को अपॉइंट किया गया कब्रकुशाई के लिए। और रात देर क्या कुछ मनाजिर है, कितने बजे लवाहिकीन के पास लाश पहुंची और कितने बजे तदफीन हुआ, और जो कहा गया था कि जनाब हम बहुत बड़ा इज्तिमा जमा नहीं करेंगे, लगभग उसी फॉर्मूले को तय किया गया था और उसी के तहत ये सारा कुछ प्रोग्राम पाए तकमील तक पहुंचा है। बिल्कुल शफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अहल खाना ने डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट के अहल खाना ने तहरीरी तौर पर आगाह किया
कि वो कब्र कुशाई और उसके बाद लवाजमात को पूर्ण करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे और जो प्रोटोकॉल और गाइडलाइन होंगे उसको फॉलो करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को आगाह किया। तहसीलदार की मौजूदगी में हंदवाड़ा से 18 किलोमीटर दूर दराज बंगस के आसपास के इलाके में कब्रिस्तान से कब्र कुशाई से इन दोनों लाशों को निकालने का अमल जो है वो कल शाम नमाज मगरिब के आधे घंटे के बाद शुरू हुआ और 2 घंटे के मुकम्मल हुआ। 2 घंटों के दौरान अहले खाना और अहम लोग भी मौजूद रहे और तहसीलदार की मौजूदगी में सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद रहे और लाशों को पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर पहुंचाने के लिए कहा गया, जहां पर अहले खाना डॉक्टर मुदस्सिर गुल के करीबी रिश्तेदार और साथ ही साथ अल्ताफ साहब के करीबी रिश्तेदार वहां पे मौजूद थे। उन्होंने लाशों को हासिल करने के बाद ये प्रोसेस 10 बजे तक अब दाखिल हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता श्रीनगर के बरजला और परेपोरा श्रीनगर में दोनों शहरियों को सुपुर्द लहद किया गया। पुलिस ने इस मौके पर हुक्म इम्तनाई जारी किया था। 144 नाफिज रहा और किसी भी जगह से किसी बड़े जुलूस की या किसी बड़े मातमी जुलूस की इजाजत नहीं थी, क्योंकि एग्रीमेंट तय पाया गया था, यकीन दिलाया गया था अहले खाना की तरफ से कि कोई जलसा जुलूस ताज़ियती मजलिस बड़ी से बड़ी नहीं होगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए और बाकी सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए इसी बीच में दोनों अपराध की लाशें जब घर पहुंची, रक़त आमेद और जज्बाती मनाजिर के बीचों बीच में डॉक्टर मुदस्सिर गुल की अहलिया ने अपने 18 माह की बच्ची आईना को कहा कि बाबा को आखिरी बार आप दीदार कर सकते हैं। यही मंजर जो था ये अल्ताफ अहमद भट्ट के घर में था, जहां पर उनकी अहलिया, उनके बरादर, उनके वालिद और उनके करीबी रिश्तेदार ने आखिरी बार उनके दीदार से अपने आप को नजदीक पाया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ और अब जो कि दूसरा बड़ा मामला है कि 15 दिन के अंदर जो टाइम बाउंड जो इसमें इसमें बड़ी अहम बात थी, क्योंकि जब हम इस पूरे वाक्य की बात करें तो 3 बयान हमारे सामने थे। श्रीनगर से 2 बयान सामने आए थे जो ये बता रहे थे कि जनाब जिन 2 लोगों के बारे में पुलिस के बयान आए हैं वो ने मुस्तरद करते, एक को कहा गया था कि OGW है जी, दूसरे को कहा गया था कि वो क्रॉस फायर में मारा गया सिविलियन है और उस पर अब तहकीकात का अमल तो शुरू होगा। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है जो संगलदान उड़ी का रामबन का इलाके से ताल्लुक रखता है नौजवान, उसके बारे में क्या उस पर भी तहकीकाती अमल तेज किया जाएगा? क्योंकि उनके वालिद भी लगातार सरापा एहतजाज और वो ये मानने से कासिर है कि उनका बेटा जो था वो किसी भी तरीके से मिलिटेंसी में था। क्या उनकी भी कब्र कुशाई हुई है? देखिए, ये 4 कब्रें थी और पहले ही बताया गया था कि हैदर नामी मिलिटेंट जो है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो इस इनकाउंटर के दौरान मारा गया। उसके बाद आमिर के बारे में बताया गया, सकलदार रामबन के उस नौजवान के बारे में। लेकिन कल तक आखिरी लम्हात में जो हमारे पास इनपुट या रिपोर्ट थी कि शायद तीनों नौजवानों की कब्र कुशाई और लाशों को लवाकिन के सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन आखिरी लम्हात में हमने देखा कि 4 कब्रों में से सिर्फ अभी तक 2 मयतें जो है वो लवाकिन के सुपुर्द कर दी गई है और सगलदान के उस नौजवान के बारे में बताया जाता है कि अभी तक उस बारे में उस स्टेज पर अभी तहकीकाती टीम नहीं पहुंची है और हो सकता है अगर रामबन और बानिहाल से वहां से कोई इस तरह का प्रोग्राम बनता है और इस तरह का सरकार के साथ माहदा तय पाता है कोविड-19 और बाकी प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए, शायद उस पर भी कब्र कुशाई का प्रोसेस हो सकता है। क्योंकि इशफाक साहब, ये जो तहरीरी तौर पर आगाही हुई थी, ये डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को लिखा गया था, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने अब डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को लिखा था। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर रामबन ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को तहरीरी तौर पर अगर वालिदैन और उसके रिश्तेदार असरार करते हैं कि उन्हें तजहीज़ और तकफीन और आखिरी रसूमात जो है मजहब के मुताबिक अदा करने की इजाजत दी जाए, बाद में तहकीकाती अमल जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। फिलहाल 2 नौजवानों की, बरसला और परेपोरा के नौजवानों की लाशें जो है वो सुपुर्द लहद कर दी गई है लवाकिन की मौजूदगी में और आज जुम्मे है, हुक्म इम्तनाई रहेगा परेपोरा, बरसला और आसपास के इलाकों में। और एक वक्त जिस वक्त कुछ लोगों ने, अपराधी खाना ने LG एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया कि कम वक्त में यह फैसला लिया गया और लाशें फौरी तौर पर सुपुर्द लहद करने से पहले लवाकिन के साथ कम्युनिकेशन चैनल वगैरह ओपन किए गए। इसी तरह पर आगे जो प्रोसेस है वो शफाफ तरीके से। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो फिलहाल जनाब ये तो एक पहलू था खबर का, लेकिन खबर का दूसरा सियासी पहलू भी है, क्योंकि सियासी पहलू ये है कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया कि जनाब मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी
उस इंक्वायरी के ऑर्डर आने के फौरन बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन भी सामने आई और दूसरी तरफ से साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद का बयान भी सामने आया है। और सबसे पहले आपको यह बताते चले कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की जहां तक बात करें, जहां उन्होंने एक तहरीरी खत सदर हिंद को रवाना करने की बात कही है, जिसमें उनकी तरफ से यह कहा गया कि यह पूरा मामला जो है इसको तहकीकात में लिया जाए। वहीं पर गुलाम नबी आजाद ने काबिल एतमाद और मोतबर तहकीकात का मुतालबा किया है और उनका मानना है कि हैदरपुरा तसादुम जुडिशियल तहकीकात होनी चाहिए और यह मामला पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है, फौज का कोई ताल्लुक इसमें नहीं है, इसलिए जुडिशियल तहकीकात कराने में किसी को आर नहीं आना चाहिए। उनका मानना है कि जिस तरीके से माजी में भी एक रिवायत रही है कि इंक्वायरियां हुई हैं या उन पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ इंक्वायरियां ऐसी भी हुई हैं जिन पर बहुत जबरदस्त काम हुआ, जिसमें उन्होंने अपना जिक्र भी किया जब वो वजीर आला थे। तो उनका मानना था इस तरीके की इंक्वायरी होती है तो एक एतमाद की फिजा कायम हो सकती है। लेकिन जहां एक तरफ से पीपल्स अलायंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में कल मीटिंग भी मुनक्किद हुई और उसके बाद सदर रामनाथ कोविंद के नाम एक खत इरसाल भी किया गया, वहीं पर यह बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि साउथ कश्मीर के अंदर इसी तरीके का एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें फौज ने यह दावा किया था कि जनाब 3 लोगों की हिलाकतें हुई हैं और उसके बाद उन्हें गैर मुल्की करार दिया गया था। लवाहिकीन सामने आए, जम्मू से उनका ताल्लुक था, सूबा जम्मू से, तो इंक्वायरी हुई और उस वक्त उस इंक्वायरी में बाद में हमने ये भी देखा कि खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उनके घर गए, उन अहले खाना के साथ ताज़ियत की, मामला आगे बढ़ा, तहकीकात हुई, पता लगा कि सिविलियन थे और उन्हें माकूल मुआवजा और उस तरीके का तमाम बेनिफिट जो देने की बात भी कही गई है। तो ये जनाब हर एक चीज़ हमारे सामने, जहां इंक्वायरियों का कोई अता पता भी नहीं है, वहीं पर कुछ ऐसी इंक्वायरियां भी जो हमारे सामने है जिसकी डिटेल्स भी सामने आई है, लेकिन कम बेच 150 से ज्यादा इंक्वायरियां जो है वो आज तक लगी हुई है। तो फिलहाल पीपल्स अलायंस और साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ये चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, एक स्ट्रिंग जज के जरिए से ये पूरा मामला जो है वो आगे बढ़े। बिल्कुल, इसमें कई हवाले उनकी तरफ से दिए गए और बड़ी बात कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो मुतालबा किया जा रहा है कि इसमें पुलिस और सिविल इंतजामिया बहुत हद तक जो है इसमें नाकाम रही है कि वो अवाम का एतमाद बहाल कर सकें और इसलिए रिटायर्ड जो जजेस हैं वो भी अगर इस मामले में मुदाखलत करें और अदालती तहकीकात के जरिए अब इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात हो तो इसमें मजीद पेशरफ्त होगी। लेकिन गुपकार अलायंस ने जहां पर एक तरफ जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की कि इसमें अब केस में मजीद पेशरफ्त होनी चाहिए, वहीं आने वाले दिनों में चूंकि 29 तारीख से पार्लियामेंट के सेशन का आगाज होने जा रहा तो वहां पर भी ये थोड़ा सा यकीन दिलाया गया अलायंस की जानिब से। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के तीनों वादी से जो रुकन ऐवान है वो सदर हिंद से मुलाकात करके इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर भी वो अपनी बात रखना चाहेंगे और जुडिशियल इंक्वायरी की भी। कल इन बातों में जब ये एहतजाज हो रहे थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अपना एहतजाज था, उमर अब्दुल्ला की वो शॉर्ट्स भी चलाइएगा, उमर अब्दुल्ला के कल जो एहतजाज के थे उमर अब्दुल्ला वाले शॉर्ट चलाइएगा। कल कहा गया कि उमर अब्दुल्ला ने जनाब मैं भी तो वजीर आला रहा हूं, यानी उमर अब्दुल्ला वजीर आला रहे और उन्होंने यूनिफाइड कमांड की मीटिंग्स का बाज़ाब्ता तौर पर चेयर किया है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस भी किया है, लेकिन कभी भी उनके सामने इस बात को नहीं रखा गया कि हाइब्रिड मिलिटेंसी है या हाइब्रिड मिलिटेंट है। तो कल उन्होंने ये सवाल पूछा है कि उमर का धरने पर बैठने के दौरान ये सवाल पूछा गया कि हाई ब्रीड मिलिटेंट या मिलिटेंसी क्या होती है, बराह करम उन्हें समझाया जाए। तो ये जो नई टर्म्स आ रही है ना, बीच में 2-3 दिनों से हम सुन रहे थे, व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहा गया, बीच में हाइब्रिड टेररिज्म कहा गया, फिर कहा गया कि पार्ट टाइम टेररिज्म है, तो उस पर सवाल उठाया जी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो तो खुद भी यूनिफाइड कमांड के चेयरमैन रहे हैं, मीटिंग्स की और कभी भी इस तरीके का इनपुट किसी भी एजेंसी ने नहीं दिया कि जनाब हाइब्रिड और व्हाइट कॉलर और इस तरीके की मिलिटेंसी थी, मिलिटेंट होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जो ये नए नामों देकर आम शहरियों को लेबल किया जा रहा है, ये तशवीशनाक है और बराए करम कोई उनको समझाए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा गुलाम नबी आजाद की आपको बताते हैं। गुलाम नबी आजाद के लिए एक अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी को तश्कील 9 किया है और तश्कील 9 के दौरान कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद समेत कई लीडरों को उससे बाहर रखा है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। कांग्रेस का सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद, सुशील कुमार शिंदे डिसिप्लिनरी कमेटी को जब दोबारा बनाया गया, इनको बाहर रखा गया है और अब AK एंटनी हेड करेंगे जी 4 रुकनी कमेटी के।
आजाद को माना जा रहा है कि जनाब वो G23 ग्रुप के काफी अहम रुकन है और कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े बदलाव देखना चाहते हैं। और वही बदलाव का असर हमने जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई दिनों से देखा, जब पार्टी क़ियादत के खिलाफ कई लोगों ने आवाज उठाई जी मीर के खिलाफ और उन्होंने तहरीरी खत लिखे दिल्ली। और उसमें अब यह लग रहा है कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है जो दोबारा से बनाई गई है, इसमें जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद को ड्रॉप किया गया है और दीगर लोगों को लाया गया है, यह शायद उस पस मंजर में की गई है ताकि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। इस तरीके का माहौल जो है वो बता रहे हैं कुछ तज्ज़िया निगारों का मानना है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसको तश्कील 9 किया है और नए मेंबरों में तारिक अनवर जो मेंबर सेक्रेटरी हैं उन्हें रखा गया है, अंबिका सोनी इसमें रखी गई है, जयप्रकाश अग्रवाल इसमें रखे गए हैं और इस तरीके से गुलाम नबी आजाद और दीगर लोगों को इससे बाहर रखा गया। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 दिनों से कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है उस बीच एक कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी का बनना एक और किसी और मामले की ओर इशारा भी कर सकता है। और माहिरीन का मानना है, जो पॉलिटिकल पंडित है उनका मानना है कि शायद उन लोगों के खिलाफ गाज गिर सकती है जो पिछले कई दिनों से इस मामले पर एक्टिव है कि गुलाम नबी आजाद अपना जीए मीर जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस को लेने में नाकाम हुई है। यहां पर जी छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको सरहद पर लिए चलेंगे क्योंकि सरहदी मामला पुरकशीदा है और कशीदा सारा सूरत हाल के बीच क्या कुछ चल रहा है। बैक टू बैक 2 खबरें आपको बताएंगे और ग्राउंड जीरो से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है एलओसी और एलएसी पर। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।